entertainment to thousands of people. Emotional sequences, not logical, factual sequences, but pushing points across in an emotional way which register and fix in the mind. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल स्पिरिचुअल मिशन। अतुरुल गाजी सीरीज़ के बारे में आप जानते ही होंगे, मगर जिन्हें नहीं पता बता दूं उनके लिए कि ये एक टर्किश सीरीज़ है जो कि उस्मान के फादर अतुरुल के ऊपर बनाई गई है, जिसमें क्रूसेडर्स के साथ लड़ाई और इस्लाम के खिलाफ होने वाली साजिशों के बारे में बताया गया है। इस सीरीज़ को पीटीवी चैनल नाम के, जो कि एक पाकिस्तान का चैनल है, उसने उर्दू और हिंदी में डब्ड करा है और उसी के बाद इसके फॉलोअर्स 10 दिन में 10 मिलियंस बन गए। ये एक अपना आप में रिकॉर्ड है। पर इस सीरीज़ को आपको दिखाने का मकसद जो टर्की का है वो सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। उसी पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। जब टेलीविज़न की दुनिया में बहुत सारे ड्रामा शोज गाने बनाए गए तो उन सब का मकसद आपको सिर्फ एंटरटेन करना ही नहीं था, बल्कि आपकी सोच के परे था। वो क्या था? उन सब का मकसद आपकी माइंड कंट्रोलिंग और आपको इग्नोरेंट बनाना था। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप टीवी पर कभी इमोशनल मूवी देखते हैं तो आपके हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अगर कोई सैड मूवी देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये मूवीज़ आपका माइंड कंट्रोल करती हैं, आपके इमोशंस के साथ, आपके बिहेवियर के साथ खेलती हैं। ये सब रियल नहीं है, स्क्रिप्टेड ड्रामा है। ये जानते हुए भी आप जो है कई बार मूवीज़ देखने के बाद जो है रोने लगते हैं और अनेक इमोशंस के साथ ये आपके रोज़ डेली बेसिस पे ये मूवीज़ खेलती हैं और आपका जो है डे टू डे आपको जो है ट्रेंड करती हैं आपके माइंड को। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए न्यूज़ चैनल्स, टीवी शोज़ आपके अंदर बिलीफ पैदा करते हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके जो जूस कंपनियाँ हैं, जूस टेलीकास्ट कंपनियाँ हैं, वो आपका माइंड कंट्रोल कर रही हैं और आपको असल मकसद से भटका रही हैं। अब मैंने द जूस का नाम क्यों लिया? क्योंकि आपको बता दूं मैं कि ये 96% कंपनियां जो हैं वो जूस की हैं। Companies owned 90% of American media. By 1992, that number had dropped to less than 2 dozen. And in recent years, that same 90% has fallen to just 6 major conglomerates. Although various mergers and layers of external control make this an inexact number, most of the big six hold interests in film production, cable and broadcast television, news, sports, music, and online streaming. So, who exactly controls the media? As of 2015, the largest media company in the world by revenue is Comcast. According to the SEC, in 2014, they reportedly made nearly $69 billion. Like the other conglomerates, Comcast 3 of the big six. The next largest conglomerate is the Walt Disney Company, with reportedly roughly $48 billion in revenue. Disney has holdings in theme parks, movie studios, and diverse television networks such as ABC, A&E, and ESPN. They also own a number of legacy companies like Pixar, Marvel Entertainment, and Lucasfilms of the Star Wars franchise. The third of the big six is 20th independent conglomerate is Time Warner, with revenues of about $27 billion. In the 1990s, they were the largest media company in the world, but an unsuccessful merger with AOL at the peak of the dot-com bubble made them lose nearly $100 billion in 2002. Since then, AOL and Time Inc., as well as Time Warner's entire cable division, have become separate companies. Because they are now unrelated, Time Warner and Time Warner Cable are the 4th and 5th largest media companies in टेलीकास्ट कंपनी और चैनल्स, उनमें से कुछ हम नाम देख लेते हैं। कॉमकास्ट हो गया, वर्ल्ड डिज्नी हो गया, 21st सेंचुरी फॉक्स हो गया, टाइम वार्नर हो गया, CBS हो गया और वियाकॉम हो गया। इन्हीं चैनल्स ने मुस्लिम की छवि को बर्बाद करने के लिए कभी मूवीज़ में टेररिस्ट दिखाया उन्हें, कभी सेक्स को बढ़ावा दिया गया और कभी लोगों के माइंड को प्रोग्राम करा गया। कोई न्यूज़ में झूठा प्रोपोगेंडा दिखाया जाता है कि ये मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और इन्हीं झूठा प्रोपोगेंडा दिखाने वाले ये जो लोग होते हैं, इन्हें एक पीछे से प्रोजेक्टिव मिलता है तो वो उस पर काम करते हैं। इन्हीं टैक्टिक्स का जो है फिर टर्की ने पलटवार करा, जो ये हमारे साथ ये बहुत साल से माइंड का शोषण करते हुए आ रहे थे। तो यही चीज़ों का जो है टैक्टिक्स का फ़ायदा उठाते हुए टर्कीज ने ये सीरीज़ बनाई ताकि वो भी माइंड कंट्रोल करे। पर वो कौन सा वाला माइंड कंट्रोल करे? अच्छा वाला माइंड कंट्रोल करे। क्योंकि आप इस सीरीज़ में देखेंगे तो आपको कोई वल्गैरिटी नहीं दिखेगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेंगी।
और ये क्यों करा तैयब अर्दोगान ने ये सीरीज़ को प्रमोट क्यों करा, इसके पीछे पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स से क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब ग्रेट ओटोमन एम्पायर था तो ग्रेट ओटोमन एम्पायर के अंदर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इसराइल वगैरह सब आते थे। आगे जाके वो कोलैप्स हो गया। कोलैप्स कौन से ईयर में हो, 1922 में वो जो है कोलैप्स हुआ। उस वक्त जो उसका प्रेसिडेंट था वो मुस्तफ़ा कमाल तुर्क था। उसने ब्रिटेन और दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन करी। उस ट्रीटी में क्या था, वो इसने एक ट्रीटी साइन करी जिसमें कुछ शर्तें थीं। वो शर्तें ये थीं कि टर्की जो अब सेकुलर कंट्री रहेगा, टर्की का जिन देशों के ऊपर राज था वो उसने लिबरल कर दिया। बॉस्फोरस एक टर्की की रिवर है जिससे बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जो है जनरेट होती है, तो उस पर बैन लगा दिया गया। टर्की से रिवेन्यू नहीं ले सकता है। टर्की अपने देश से डीलिंग नहीं कर सकता ऑयल की, तो उसे इकोनॉमिकली भी तोड़ दिया गया और उसे पॉलिटिकली भी जो है तोड़ दिया गया। और सबसे मेन चीज़ जो थी, इस्लामिक टीचिंग्स पे पाबंदी लगा दी गई और बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को मारा गया और बहुत सारा फेरो बदल जो है कर दिया गया और टर्की को एक सेकुलर कंट्री बना दिया गया। इसके पीछे किसका हाथ था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे किसका हाथ था। ये मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए, टर्की का जो ओटोमन एम्पायर कोलैप्स करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था। फिलहाल मैं इधर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर टर्की का ये जो था, मतलब ये जो ट्रीटी थी ये 100 साल बाद कंप्लीट होने वाली थी। अब 100 साल हो गए हैं, 2023 में ये 100 साल हो जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि टर्की आगे क्या एक्शन लेता है। क्या वो दोबारा ग्रेट ओटोमन एम्पायर की तरफ बढ़ेगा या जो दोबारा से ड्रिलिंग करेगा, वो दोबारा से टैक्स लेगा और पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा और टर्की पूरे वर्ल्ड के सामने कैसा स्टैंड करेगा। फिलहाल इधर एक पॉइंट और बताना चाहूँगा आपको कि अपने जो पहले इस्लामिक स्कॉलर्स थे वो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने जो है मूवीज़ देखने पे बैन लगाया था, मतलब उसे प्रोहिबिटेड करा गया था। उसका रीज़न ही ये था क्योंकि वो इस्लामिक स्कॉलर जानते थे कि इन मूवीज़ में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी दिखाई जाएगी। उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए इन मूवीज़ को जो है हराम बोला कि ये लोग इसे देखेंगे और इनका माइंड कंट्रोलिंग होगी और वैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो आज हुआ कि हम लोग देखते हैं कि मूवीज़ में भैया बहुत सारे ड्रग्स दिखाए जा रहे हैं और वो ड्रग्स लेने वाला हीरो होता है, तो उसे देख के जनरेशन बिगड़ रही है, ड्रग्स की तरफ जो वो जा रही है। बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी, सेक्स दिखाया जा रहा है। तो आज के हमारी 21st सेंचुरी में सेक्स बहुत ज़्यादा आम हो गया है इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो लोग हमारा माइंड उधर से कंट्रोल कर रहे हैं। पर ये चीज़ें इस्लाम ने बहुत पहले ही प्रोहिबिटेड कर दी थी, क्योंकि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते थे कि ये नेगेटिव ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव कम होंगे। कितनी पिक्चर्स हैं जो हमें एक अच्छा सा सोशल मैसेज देती हैं, वो काउंट करने में बहुत कम पिक्चर्स हैं। वरना आप हर गाने, हर मूवी में देखेंगे तो आपको दो चीज़ें कॉमन मिलेंगी, एक अच्छी सी लड़की, दूसरा उसके साथ रोमांस और लव के नाम पे लस्ट ही सेटिस्फाई करना। फिलहाल इधर हमारी वीडियो ख़त्म होती है और आप समझ ही चुके होंगे टर्की का इस सीरीज़ के पीछे क्या एक पॉलिटिक्स है, और इसे प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।